वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। तो कल हम कर रहे थे एसएसटी की पेडागोजी हमने देखी थी, तो जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है वो हमने स्टार्ट की थी। तो हमने ये सब देख लिया था कि आपकी बुक में कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। तो ये जो एनसीएफ है 2005 ये हमने डिस्कस किया था कल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये पैराग्राफ नहीं है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। ओके, तो इसको ज़रूर कई बार इसको रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस इंडेक्सिस का क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे आपके। ये आपकी फर्स्ट है, 6th क्लास की बुक है जो आपकी स्टार्ट होती है टीजीटी के लिए फर्स्ट बुक से। तो ये आपके ये हैं, इसमें 8 चैप्टर जो हम आज करेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद हम ग्लोब, अक्षांश, देशांतर पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और हमारा देश भारत और उसकी जलवायु किस तरह से है। इन सभी में से क्वेश्चंस आते हैं, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से उठाया जाता है। वही हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से किस तरह से और कौन से तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का ज्योग्राफी का, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे और तभी जाकर आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको कि सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में सबसे पहले 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो पैराग्राफ देख रहे हो, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हम चंद्रमा को कितने दिन में या फिर कितने टाइम के बाद देख सकते हैं। तो 1 महीने बाद देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है। पूर्णिमा कहा जाता है जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है आसमान में, उसको क्या कहा जाता है, वो कौन सी रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। तो 15 दिन के बाद जो रात्रि आएगी उसको क्या कहा जाएगा, अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनेंगे और यही लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चंस में पूछ लेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, फिर खगोलीय पिंड किन्हें कहा जाता है। और आपको ऑप्शन में ये ही लाइन आपको देखने को मिलेंगी कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और ऑप्शन में जो 3 अलग जो आपके ऑप्शन होंगे वहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको यहाँ से ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ से हो गया। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है और सूर्य भी एक तारा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है, ये पूछ लिया था एक बार कि सूर्य क्या है। तो ऑप्शन में था तारा है, चंद्रमा है या फिर ग्रह है, उपग्रह, इस तरह से पूछ लिया था। तो आपको क्या लिखना है, सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। बिल्कुल आया हुआ सीटेट का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, इसलिए वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किसके लिए ये छोटे दिखाई देते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं ये, इसलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो ये किसके लिए कैसे दिखाई देता है, हमसे बहुत दूर है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब आती है हमारे मेन, ये जो हमारा पैराग्राफ होगा, 1 मिनट, ये जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या है इसमें, रात्रि में आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हो। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
एक तो खगोलीय पिंड से क्वेश्चन आया था, एक आया था कि सूर्य क्या एक तारा है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद नक्षत्र मंडल भी पूछा हुआ था सीटेट में। और हाँ, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि अर्सा मेजर क्या है या फिर बिग बियर क्या है, तो ये क्या होंगे, क्या है ये नक्षत्र मंडल है। या फिर ये पूछ लेंगे कि नक्षत्र मंडल में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपके फॉर एग्जांपल ऑप्शन में ये दे देंगे 2। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ओके, बहुत आसानी से पहचाने में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। सप्त 7 और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि। बहुत आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। स्मॉल बियर भी इसको कहा जाता है और सप्तऋषि भी इसको कहा जाता है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। तो जो आपका सप्तऋषि है या फिर स्मॉल बियर है वो किसका भाग है, वो नक्षत्र मंडल का अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ये भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये यहाँ से कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ये भी आया हुआ था सीटेट के एग्जाम में। जो उत्तरी तारा है वो किस दिशा को दर्शाता है या फिर किस दिशा में होने का संकेत देता है, तो वो किस दिशा में होता है। उत्तरी तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। और इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। तो किसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे को बता सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये है सप्तऋषि। ये 7 तारे आप यहाँ पर देख रहे हो, 7 तारों का समूह। इस तरह से ये है आपका ध्रुव तारा, ठीक है। चित्र में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, ठीक है। तो ये आपने देखा ना, ये इस तरह से ध्रुव तारा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन सीटेट में मोस्टली पूछे जाते हैं, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ रोचक तथ्य जो होते हैं हमेशा यहाँ से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से कैसे बनेंगे? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको समझना है और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, जो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ना तो प्रकाश होता है ना खुद की ऊष्मा होती है और ये तारों के प्रकाश की सहायता से प्रकाशित होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ये भी सीटेट में एग्जाम में पूछा हुआ था कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा नहीं होती, ये तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ये पेडागोजी में या फिर आपसे जैसे चैप्टर है ना, यहाँ से लाइन उठाई हुई थी, इसी तरीके से लाइन। ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप एक बार तो इसको पढ़ लोगे, समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन लाइन आपको याद नहीं रहेंगी। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे लाइन में और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने पड़ेंगे। मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। सारे कलेक्ट कर लूँगी इस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन बने हों। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अगर हम चंद्रमा से देखेंगे तो पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देगी? चमकती हुई, ओके। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। ये जो आप पेज देख रहे हो
यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये होगा नहीं, सीधा नहीं होगा, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको सर्कल इसका पता होना चाहिए, ये है, ये सूर्य हमारा हो गया, ये है शुक्र सबसे नज़दीक ग्रह, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, कहाँ पर कौन सी किसकी कंडीशन है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देख लेना, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके बारे में पूछा जाता है आपसे सीक्वेंस में कि जो सूर्य से दूरी बनाते हुए ग्रह की सीक्वेंस बताइए, ये पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, दिखा देती हूँ यहाँ पर कि बुध क्या है, परिक्रमा कितनी करता है, अपने अक्ष पर कितनी गति से कितने दिन में घूर्णन करता है, या फिर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है। इसी तरह से शुक्र का दिया हुआ है, पृथ्वी का दिया हुआ है, मंगल का दिया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में। एक बार बृहस्पति का पूछ लिया था कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो यहाँ से आप इसको, ये जो टेबल दी हुई है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। और ये है यूरेनस और नेपच्यून, ये जो पेज है इसको अच्छे से कवर कर लेना आप, ओके। उसके बाद है, ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो सोल के नाम से भी पौराणिक कहानियों में सूर्य देवता को ही सोल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के प्रकाश को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द लिखे, ये तो छोड़ो कुछ नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोल है वो सूर्य देवता को कहा जाता है, और सूर्य जो सौर शब्द है वो सूर्य से संबंधित है, और जिसका सौर शब्द किससे संबंधित है, सूर्य से, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह और भी हैं। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से, और इसमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, कुछ के पास अपने खुद के चंद्रमा है, किसी के पास खुद के चंद्रमा नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, ठीक है। तो बहुत सारे चंद्रमा हो सकते हैं और किसी के पास एक भी नहीं है। तो सौरमंडल क्या है, ये देख लेते हैं। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और सूर्य इसका मुख्य है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे सौरमंडल में, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, खगोलीय पिंड भी आएंगे और छोटे छोटे ग्रह भी आएंगे, उल्का पिंड भी आएंगे। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, ओके। तो ये मुखिया है सूर्य, ये भी आप याद करना, पढ़ लेना। ये जो बॉक्स दिए हुए हैं साइड में, इनको मत इग्नोर करना क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है, ठीक है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे हुए रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो कितना दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। और सूर्य हमसे नज़दीक है लेकिन हम इसकी इतनी ज़्यादा गर्मी को महसूस नहीं कर सकते। है तो नज़दीक का तारा लेकिन फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। और कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब ग्रह देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे सूर्य है उसके बाद जो ग्रह आते जाते हैं, पहले बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अरुण वरुण भी इसको कहा जाता है। तो आपको अंग्रेजी में याद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप ग्रहों का जो सीक्वेंस है वो आप इंग्लिश में याद करना चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करोगे, ठीक है। आप सीक्वेंस में याद कर लेना इसको, ठीक है। और यहाँ से आप देखना, ये जो दिया हुआ है
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए हुए होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जी शब्द इसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी जिसका अर्थ है लिखना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये भी है कि आप जानते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो सूर्य के 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं, सूर्य बीच में है, मुखिया है सूर्य, और जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और ये किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार में ये चक्कर लगा रहे हैं और इनको क्या कहा जाता है? कक्षा इनको कहा जाता है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह केवल 28 दिन लगते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चंस, तो आपको इनके दिन याद होने चाहिए कि सूर्य के चारों ओर कितने दिन में टाइम लेते हैं चक्कर लगाने के लिए, और खुद का जब ये घूर्णन करते हैं उसमें कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। जो सूर्य है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा बहन इसको माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। हो गया। उसके बाद है, अब तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ये यहाँ पर इसका नाम है सीरस और प्लूटो, बोने ग्रह हैं, ठीक है। तो 2006 में ये निर्णय लिया गया कि ये जो ग्रह हैं ये कैसे ग्रह हैं? ये हैं बोने ग्रह। एक तो ये ग्रह का नाम है 2003, जो भी आप ये देख रहे हो, एक है सीरस ये और प्लूटो, ये बोने ग्रह हैं, इसलिए इनको ग्रह नहीं कहा जा सकता, इसलिए ग्रहों की श्रेणी से इनको निकाल दिया गया है। पहले 9 ग्रह होते थे लेकिन अब सिर्फ 8 ही ग्रह बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है पृथ्वी के बारे में देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। पहला बुध था, दूसरा शुक्र है, तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास पृथ्वी। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब भी कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ये भी इसी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये तो पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। क्या आपको पता है जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य की जो किरण आती है, जो पृथ्वी पर जो किरण आती है, उसको पहुँचने का जो टाइम है उसमें कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट लग जाती हैं। और जबकि इसकी चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर संभव हैं, पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये होगी पृथ्वी के बारे में बातें। उसके बाद चंद्रमा से अभी लास्ट जो सीटेट हुआ था 2019 में, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, चंद्रमा से क्वेश्चंस आया हुआ था। चंद्रमा में क्या है ये देखते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जितनी हमारी पृथ्वी है उसका 1/4 भाग का आकार है चंद्रमा का, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो हमारा ग्रह ना पृथ्वी, उसके आसपास जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनसे नज़दीक है चंद्रमा, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। नहीं तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो आकार है उसका 1/4 भाग है, इसका 1/4 भाग, ठीक है। और क्या है इसमें, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
तो चंद्रमा पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर, और जो सूर्य था वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। तो आप देख सकते हो दोनों की दूरी कितनी है, ठीक है। और उपग्रह हैं, उपग्रह के बारे में बताया हुआ है। एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस बात को समझिएगा। जो उपग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड है उपग्रह, और ग्रहों के चारों ओर इसी तरह चक्कर लगाते हैं। ग्रह मतलब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और खगोलीय पिंड हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उसी आकार में उसी तरीके से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। मानव निर्मित ग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिनका नाम है इनसेट, ICR, एडुसेट। ये कुछ उपग्रह हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में कि मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, या फिर मानव निर्मित उपग्रह क्या हैं। तो ये अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले वो रॉकेट हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चंस पूछे गए थे यहीं से, इसी बॉक्स से, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा से जो क्वेश्चंस आया हुआ था वो ये वाला क्वेश्चन है जो अभी 2019 में पूछा गया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यही लाइन आपको ऑप्शन में देखने को मिली थी, या फिर आप देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर पूरा करता है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारे 4 आपके ऑप्शन देखने को मिले थे, उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, और उसमें यही बिल्कुल सेम लाइन थी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अब आपने ये लाइन तो पढ़ ली और आपको 27 दिन सपोज कर लिए भूल गए, उसकी जगह पर 24, 26 कुछ भी आपको याद है और ऑप्शन में आपको दिख गया वही 24, 26, और आपने टिक कर दिया कि चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमने देखा था, लेकिन आप गलत कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ था। लगभग इतने ही दिन में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाई हमें पड़ता है, हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है इसका, ठीक है। वो इसलिए दिखाई देता है, यह अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, ठीक है। पृथ्वी के तो चक्कर लगाता ही लगाता है, ये अपने अक्ष पर भी चक्कर कंप्लीट करता है। इसी वजह से चंद्रमा का सिर्फ हम एक पार्ट ही देख सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ न केवल पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अब जो आपने ब्लैक स्पॉट से देखे होंगे ना चंद्रमा पर, वो क्या है? वो पेड़ है, सॉरी वो पेड़ नहीं, वो क्या है? मैदान है, गड्ढे हैं, पर्वत है, और उन्हीं की छाया हमें दिखाई देती है। जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई देते हैं आपको चंद्रमा में, जो आप बोलते हो ना चंद्रमा में दाग है, वो दाग क्या है? वो पर्वतों की या फिर इनकी छाया है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख सकते हो। जब पूरा चांद निकलता है आसमान में जब आप देखते हो तब दिखाई देते हैं ना ये, तो ये वही बात है, ओके। उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह से भी सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि क्षुद्र ग्रह किन्हें कहा जाता है, या फिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी एक क्वेश्चन था। देखिए यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये पूछ ले कि क्षुद्र ग्रह कहाँ किसे जाता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे
ये चैप्टर डिस्कस किया है ताकि जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता सकूं। ठीक है, ये पता चल गया आपको कहाँ पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही छोटे छोटे भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब ये बात, और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो क्या हैं, जो हमारे ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, घर्षण के कारण वो ग्रहों से ही टूटकर जो टुकड़े हैं वो अलग हो गए थे और आसमान में घूम रहे हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। बोलते हैं ना कि एलियन आ गए, वो एलियन नहीं होते, वो ये होते हैं। ठीक है, और जब आप ये बोलते हैं ना कि टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, असल में वो उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर आपको विश मांगनी है ना टूटते हुए तारों से, तो ये देख लेना आप विश किससे मांग रहे हो। ठीक है, और उसके बाद है, क्या आपने तारे खुले आसमान में एक और दूसरी ओर जाते हुए फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा या फिर मिल्की वे है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे क्या है, ये बहुत सारे तारों का एक समूह है जो सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देता है, खुले आसमान में दिखाई देता है, एक रास्ते की तरह दिखाई देता है, और इसको क्या कहा जाता है, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल एक इस आकाशगंगा का एक भाग है। अब हमारे सौरमंडल में ही इतने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, और हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक भाग है। अब आपसे पूछ ले कि सौरमंडल किसका भाग है, तो किसका भाग है, ये आकाशगंगा का। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती हुई गंगा से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखिए, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, सौरमंडल पढ़ा था, जो हमारा सौरमंडल है। उसके बाद हमने पढ़ा आकाशगंगा पढ़ी, जो सौरमंडल हमारे आकाशगंगा के अंतर्गत ही आता है, उसका एक भाग है। उसके बाद बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन है, वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। ये हम हैं, ये पृथ्वी है, ये सौरमंडल है, ये आकाशगंगा है और ये ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसके अंदर आकाशगंगा है, उसके अंदर सौरमंडल है, उसके अंदर पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर हम रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। तो ये भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो। तो देखें एक बार किस तरह की जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, आप उसके आंसर दे पाते हो या नहीं। आप खुद भी देना, मैं भी दूंगी। ठीक है, तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ग्रह था वो, शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, पृथ्वी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या था, दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद आप खाली स्थान अगर भरना चाहो तो ये भर सकते हो। तो वीडियो लंबी हो रही है, सिर्फ आज के लिए था इतना ही। तो आपको चैप्टर इस तरीके से याद करना है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो किस तरह से आते हैं और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपको इस चैप्टर से कितनी नॉलेज थी और आपको अब पढ़ने के बाद कितनी नॉलेज हुई है। और ये चैप्टर ज़रूर
याद करना, इसको पढ़ना एक बार 2 बार। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसी से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट में, या चाहे वो पेडागोजी हो या फिर इस चैप्टर से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में अब तक, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।